चलो बच्चों, कल हमने ना रीड नहीं किया था, तो एक बार रीड तो करना बनता ही है। लिटरल कंस्ट्रक्शन हो गया, रीजनेबल पढ़ाया था कल मैंने तुम्हें, तो मैं रीजनेबल में मैंने वैसे आपको जो जो चीज़ें बताई थी वो सब मैंने आपको लिखवा भी दी थी कल यार। कल का रखा था, ठीक है। जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ। देखो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ, जो मैंने कल लिखाया था वो सब इसमें है, नंबरिंग वाइज टिक करते चलना। देखो, वर्ड्स मस्ट बी कंस्ट्रूड एज टू लीड अ सेंसिबल मीनिंग। अरे यार ये तो पढ़ लिया था ना मैंने कल, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। सेंसिबल मीनिंग होना चाहिए किसी भी वर्ड का। तो देखो, व्हेन द वर्ड्स ऑफ एन इनेक्टमेंट आर कैपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शन, अगर एक वर्ड के दो मतलब निकल रहे हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, द इंटरप्रिटेशन विच फर्दर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिफर्ड टू दैट विच डिफीट द ऑब्जेक्ट। ये ऐसे टिक करना, ये पूरा एक पॉइंट हो गया तुम्हारा। जैसे अगर मान लो कोई भी वर्ड का सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए, अगर ऑर्डिनरी सेंस में एक वर्ड के दो मतलब निकल रहे हैं, कल पढ़ लिया था ये सब। एक ऐसा है जो एक के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा है और एक ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को अचीव। अब तुम्हें ये फर्दर वर्ड अच्छा ना लग रहा हो तो इसकी जगह लिख देना अचीव कर रहा है। एक ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा है, एक ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को डिफेक्ट कर रहा है, डिफीट कर रहा है। अचीव डिफीट, अचीव डिफीट, कौन सा लोगे? जो अचीव कर रहा है, जो, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन याद रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी मत भूल जाना। ऐसा कब होगा? व्हेन द वर्ड हैज टू मीनिंग्स। अगर एक वर्ड का एक ही मतलब है तो फिर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर, तो अगर एक ही वर्ड का एक ही मतलब है तो फिर तो कोई इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर वही वाली बात लिखी हुई है, व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड टू मैनिफेस्ट एब्सर्डिटी पैदा होती है। एब्सर्डिटी मतलब कंफ्यूजन पैदा होता है। देन कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रूल दैट वर्ड ऑफ ए स्टैट्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड रीजनेबली टू गिव द इफेक्ट। वापस वही वाली वाली लिखी हुई है। फिर ये एक लैटिन फ्रेज याद रखना, इंटरप्रेटेड वर्ड ढूंढू ढूंढू बुंडू ढूंढू, ठीक है। मतलब स्टैच्यू शुड बी कंस्ट्रूड ग्रामेटिकली, मतलब शुरुआत में तो हमेशा किसी भी स्टैच्यू को कैसे देखना चाहिए? ग्रामेटिकली। लेकिन अगर फिर दो मतलब निकल रहे हो तो फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का रूल काम में आता है। पहले तो हमेशा क्या काम आएगा? लिटरल कंस्ट्रक्शन। फिर क्या काम आएगा? एक बार रिवीजन कर लो, लिटरल कंस्ट्रक्शन की भी चार चीज़ें थी। रिसोर्ट है, रिसोर्ट कभी भी आ जाया करो, मस्त बढ़िया घूमते घामते, ठीक है। कैप वैप लगा के आया करो बढ़िया, कैपरी वगैरह में। अलाउड तो तू भी नहीं है, लेकिन आ रही है ना, पूछो तो सही। उसको तो श्योर है, दो ही सब्जेक्ट है। चलो देखो इधर देखो, अब एक बार रिवीजन कर लो। लिटरल कंस्ट्रक्शन में भी तीन चार बातें बताई थी। पहला, कभी भी किसी एक्ट को कंस्ट्रू करो तो उसको ग्रामेटिकली उसके ऑर्डिनल सेंस में पढ़ो, ऑर्डिनरी सेंस में पढ़ो। उसका मीनिंग उसके ऑर्डिनरी सेंस में निकालो, ग्रामेटिकल सेंस में निकालो। फिर इसी में पढ़ा था वही कि प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। फिर इसमें क्या पढ़ा था? हाँ, अगर एक मतलब से नैरो निकल रहा है, एक वाइडर निकल रहा है, तो वाइडर से अगर एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव हो रहा है तो उसको मतलब वाइडर निकालो। लेकिन अभी भी बात उस वर्ड की हो रही है, दो मतलब की नहीं हो रही है। मतलब एक ही है, बस एक नैरो सेंस में है, एक वाइडर सेंस में, तो उसका कौन सा वाला मतलब पकड़ो। और अगर कोई टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है तो उसे टेक्निकल सेंस में पकड़ो। लर्न हो रहे हैं ना? ये चार चीजें मैंने किसमें पढ़ाई है? लिटरल कंस्ट्रक्शन में। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में कि अगर प्लेन वर्ड को रीड करने से एक से ज्यादा मतलब निकल रहा है और एक से पर्पस अचीव हो रहा है, एक से डिफीट हो रहा है, तो वो वाला पर्पस लो जिससे अचीव हो रहा है, डिफीट वाला मत लो, ठीक है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार इनकम टैक्स में ये एग्जेम्पशन अलाउड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आप उसका एक मतलब निकाल रहे हो जिससे ये पता चल रहा है कि अलाउड है, और एक ऐसा मतलब निकल रहा है कि अलाउड नहीं है। अब एक्ट का ऑब्जेक्ट किससे अचीव हो रहा है? इनकम टैक्स का पर्पस है टैक्स लगाना, बचाना नहीं। तो आप ऐसा इंटरप्रिटेशन पकड़ो जिससे एक्ट का पर्पस अचीव हो, ऐसा मत पकड़ो जिससे एक्ट का पर्पस डिफीट, अचीव वाला पकड़ो, ठीक है। फिर
ग्रामेटिकल में अगर एब्सर्डिटी पैदा होती है तो फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको अवॉइड करता है। ये सब मत करो टिक, ये भी टिक करो। इफ द कोर्ट फाइंड दैट गिविंग प्लेन मीनिंग टू द वर्ड विल नॉट बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द डो टू डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग एंड अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन। ये लाइन मत करना टिक, एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचीफ। ये मैं आज पढ़ाऊंगा, ये लाइन यहाँ गलत लिखी हुई है, ये मिसचीफ रूल में आएगा आज, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है तो ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर एक प्लेन रीडिंग करने से कुछ और मतलब निकल रहा है तो वो हमेशा उसको ऐसे रीड करे जिससे एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव हो। ये ड्यूटी है कोर्ट की। किसकी ड्यूटी है? हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन भी कल पढ़ाया था, ठीक है। हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन के अंदर ये टिक करना, द अपोजिट ऑफ हार्मनी इज कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ से टिक करना। दिस रूल इज अप्लाइड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजन। अगर दो प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है तो ये रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा ये भी टिक करना। वेयर एन एक्सप्रेशन सस्पेक्टेबल ऑफ अ नैरो टेक्निकल मीनिंग, कोर्ट वुड जस्टिफाई इन अज्यूमिंग द लेजिस्लेचर यूज इन द सेंस विच वुड कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्ट एंड रिजेक्ट दैट रेंडर्स इट इनवैलिड। जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई चीज़ को पढ़ते हो और आपको लग रहा है कि ये वाला मीनिंग अडॉप्ट करने से पर्पस अचीव होगा और ये वाले से डिफीट होगा, ठीक है, तो आप हमेशा वो वाला अडॉप्ट करो जिससे पर्पस अचीव होगा। कॉन्फ्लिक्ट पैदा मत करो। क्या पैदा करो? हार्मनी। देखो एक बात समझो, सारे रूल का कंक्लूजन एक ही जगह पे लाके पहुंचाएगा कि आप लिटरल से चलो, ग्रामेटिकल चलो, पॉपुलर सेंस में चलो, टेक्निकल से, कैसे भी चलो, एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कोई भी इंटरप्रिटेशन अपनी कन्वीनियंट से मत करो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वैसी अडॉप्ट कर ली मैंने, अपनी कन्वीनियंट से मत करो, ठीक है। एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए। जैसे एक बार मस्जिद में हमें मौलवी साहब ने एक चीज़ बताई थी, बहुत फ़नी इंसिडेंट सुनाया था, ठीक है। क्या सुनाया था कि वो कहीं पे किसी घर पे रुके होंगे, किसी के घर पे, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा उनसे कि आप नमाज़ पढ़ते हो पाँचों वक्त की? तो उसने कहा कि हाँ हम तो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल बराबर पाँचों टाइम। तो वो उनके यहाँ रुके, तो वो सुबह नमाज़ पढ़ने उठे होंगे, तो वो सुबह नमाज़ पढ़ने उठे तो उनके घर में से कोई भी नहीं उठा नमाज़ पढ़ने, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ ली, फिर सो गए। फिर ब्रेकफास्ट के लिए जब उठे, फिर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा उससे कि आप तो कल बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो सब नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप आज सुबह आपने छोड़ दी। बोला नहीं अभी पढ़ेंगे ना, अभी ब्रेकफास्ट करके पढ़ेंगे। तो बोला ब्रेकफास्ट करके टाइम तो निकल गया। वो टाइम तो हम हमारे हिसाब से देख लेते जैसे भी होता है, बट पढ़ते हैं बराबर, ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारी कन्वीनियंस से थोड़ी पढ़ी जाती है, जिस टाइम पे हो उस टाइम पे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आपका, उन्होंने फिर बोला, एक लाइन बोली हमें कि नमाज से ज़्यादा उसका वक्त कीमती होता है, ठीक है। नमाज से ज़्यादा उसका वक्त कीमती होता है, ठीक है। उस वक्त पे पढ़ी जाए तो उसकी कीमत है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार इंसान की आदत होती है अपना दोस्त सोचना। हम हमेशा खुद का ही सोचते हैं, कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो खुद के हिसाब से, बस मेरा कन्वीनियंट हो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं हूँ, बाकी दुनिया तेल लगाने जाए, तो ऐसे नहीं होता। आप कभी भी इंटरप्रिटेशन करो तो एक्ट के पर्पस पूरे होने चाहिए। आप अपनी कन्वीनियंट से इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, क्योंकि वाकई में मतलब तो 2-3 निकलते हैं। आप कौन सा मतलब अडॉप्ट कर रहे हो इससे देखना पड़ेगा। कौन सा मतलब अडॉप्ट करो जिससे एक्ट का पर्पस पूरा हो, ठीक है। चलो, तो बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इफ इट इज पॉसिबल टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप दो प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो तो इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू कंस्टिट्यूट देम दैट दे आर इन हार्मनी। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो और उनके बीच में क्या पैदा करो? हार्मनी पैदा करो। क्या पैदा करो? अब यहाँ से ये सब काट दो। फिर ये एक लैटिन फ्रेज है जेनरिया, जिसका मतलब है स्पेसिफिक ओवरराइड करेगा किसको? जनरल को। ये भी टिक करो। दिस रूल कैन बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ रियल नॉट मेयरली अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। मेयरली मतलब बस दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट, आपको लग रहा है कि दो मतलब निकल रहे हैं, ऐसा कुछ एक ही मतलब निकल रहा है। तो जब एक ही मतलब निकलता है तो एक ही लो। दो मतलब जब निकले तो वाकई में दो मतलब निकलने चाहिए, वाकई में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो एक होता है रियल, एक होता है मेयरली।
आपको कौन सा कंफ्लिक्ट देखना है? रियल, ठीक है। लवीना एक बात बता बेटा, रियल और मैर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा रियल है और ये मैडली कॉन्फ्लिक्ट है? लगना चाहिए एक्चुअल में है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को डिसाइड करना है ये रियल है या मैर है, तो क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिससे पता चल जाएगा ये रियल है ये मैर है? सोचो थोड़ा, बताएगा, बोल। ठीक है कि रियल में ये बोल रहा है कि पढ़ने पे पता चल रहा है ये रियल है, और मैर मतलब हम हाइपोथेटिकली कुछ और सोचे जा रहे हैं, वहाँ पे तो एक ही मतलब है। और कुछ देखो, बोल। ठीक है, एक सबसे बड़ी निशानी होती है रियल और मैर की, क्या होगी उनको? रियल कॉन्फ्लिक्ट सबके लिए होगा एक जैसा, मैर सिर्फ आपको लग रहा है। अगर रियल में दो प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो ना, सब उसी पे पहुंचेंगे। जैसे कि आज एक एग्जांपल देता हूँ, शानदार एग्जांपल। मैंने आपसे एक टेस्ट लिया, उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, तो एक एक करके आप सब पूछोगे मुझसे, सर क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक है, सर क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक है, सर क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक है। फिर मैं देखूंगा वाकई में क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक है, ठीक है, ये रियल है। मैर क्या होगा? ताहिर ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है, मैंने पढ़ा बिल्कुल सही था, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं है। ताहिर उसमें एक ट्रिकी पॉइंट है जो पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टेक है, जबकि कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, उसमें एक ट्रिकी चीज है जो मैंने पूछी है, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रही है, तो उसे लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है। जैसे एक और एग्जांपल क्लैरिफाई करता हूँ। अगर मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया मैंने पार्टनरशिप का, ए और बी पार्टनर है, ए को आईओसी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा, फलाना ढिमकड़ा, और नीचे लिख दिया पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तुम सबको समझ में आ गया, ताहिर को नहीं आया। ताहिर ने मुझसे बोला सर ये क्वेश्चन गलत है, इसमें रेशो गिवन नहीं है। मैं कहा नहीं क्वेश्चन सही है। अरे सर इसमें रेशो गिवन नहीं है, क्वेश्चन गलत है। सर इसमें रेशो गिवन नहीं है, सर ये क्वेश्चन गलत है। डीड एब्सेंट होती है तो रेशो इक्वल होता है, ये आपको समझना चाहिए। तो इसका एक ही मतलब निकल रहा है कि डीड एब्सेंट है तो रेशो इक्वल होगा, वो गलत है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब अगर वो 3:2 में बांट देता है तो ये उसकी गलती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। आपको याद होना चाहिए कि डीड एब्सेंट है तो रेशो इक्वल होता है। ये होता है मैर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आप पैदा कर रहे हो, आपको समझना नहीं आ रहा है। रियल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसमें बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड टैली नहीं हो रही है, और मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। जब पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो नई वाली किसी के बाप से टैली नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो तुम सबने बोल दिया सर इधर 15 लाख आ रहा है, इधर 10 लाख आ रहा है, चेक करो इसे, एक एक करके सबने बोला, ये रियल कॉन्फ्लिक्ट है, वाकई में कॉन्फ्लिक्ट है। अब जब तक वो वाला सही नहीं होगा तब तक नई बैलेंस शीट सही नहीं बनेगी। आपको कैसे पता चला? जब आपने नई बनाई तो आपकी नई वाली टैली नहीं हो रही, आपने देखा यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, टैली क्यों नहीं हो रही, तो एक बार आपने ऐसे ही पुरानी का टोटल चेक किया तो आपको पता चल गया तो पुरानी टैली नहीं हो रही, नई कहाँ से टैली होगी, ठीक है, समझ में आया? तो रियल कॉन्फ्लिक्ट का एक निशानी याद रखना, सबके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा वो, और जो मैर कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ आपको कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। ये टेस्ट वाला एग्जाम्पल भी याद रखना समझने के लिए। तो देखो This rule can be adopted only when there is a real conflict, not merely conflict. Merely conflict नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? Real conflict होनी चाहिए, ठीक है, और उस समय आप एक ही मीनिंग अडॉप्ट करोगे। अब ये सब मैंने कल पढ़ा दिए थे, बस टिक कर लो। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू कब लगाया जाता है? शॉर्ट में बताया था मैंने। तू एक काम कर, इधर आके बैठ, चलो देखो, सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय दैट प्रोविजन एंड बाय अनदर प्रोविजन। क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट टू कब लगाया जाता है? जब एक मैटर एक प्रोविजन में भी कवर हो रहा है और दूसरे प्रोविजन में भी कवर हो रहा है, तो दूसरे प्रोविजन में बचाने के लिए सब्जेक्ट टू लगाया। सो व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम देन लेटर विल प्रिवेल ओवर फॉर्मर, लेटर विल प्रिवेल ओवर। तो अगर मैंने कहा
एज पर सेक्शन 3 सब्जेक्ट टू सेक्शन 5, तो 5 प्रिवेल करेगा 3 को। लेटर विल प्रिवेल, लेटर विल प्रिवेल, लेटर विल प्रिवेल। वैसे भी हर जगह पे यही होता है कि लेटर हमेशा फॉरवर्ड को प्रिवेल करता है। जैसे टेक्नोलॉजी में ले लो, 5G आएगा तो वो 4G को प्रिवेल करेगा, 6G आएगा तो वो 5G को प्रिवेल करेगा। ठीक है, तुम्हारे कोर्स को ले लो, मैं सीए बना तो मेरे से पुराने वालों से एडवांस होगा मैं, तुम बनोगे तो तुम मेरे से एडवांस होगे, तुम्हारे बाद जो बनेंगे वो तुमसे एडवांस होंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो बाद में आएगा ना वो पहले वाले को हमेशा प्रिवेल करेगा। ठीक है पिक्चर देखो, एग्जाम्पल कोई सा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप कहीं भी लगा सकते हो। नॉट विद स्टैंडिंग, इसको नॉन ऑब्स्टेंस क्लोज भी कहा जाता है, ये टिक करो। क्या कहा जाता है इसको? और सब्जेक्ट टू में 4 सिनेरियो, आगे का कुछ टिक मत करना। देखो ये सब एग्जाम्पल आप तो ये याद रख लो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अनदर सेक्शन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन स्टैच्यू, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अनदर सेक्शन, अनदर एक्ट के कोई और सेक्शन, और नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। 4 प्रकार के नॉट विद स्टैंडिंग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चारों का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग के आगे लिख दो ओवरराइडिंग इफेक्ट। और एक चीज होती है बच्चों, विदाउट प्रीजुडाइस। विदाउट प्रीजुडाइस का मतलब होता है व्हेन सर्टेन पर्टिकुलर प्रोविजंस फॉलो जनरल प्रोविजन, व्हेन इट इज स्टेटेड दैट द पर्टिकुलर प्रोविजंस आर विदाउट प्रीजुडाइस टू जनरल प्रोविजन। अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन है जो बाद में लिखे गए हैं और कुछ जनरल प्रोविजन है, अब लग रहा है कि जनरल प्रोविजन की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोविजन को हार्म पहुंच सकता है, तो हम वो पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए विदाउट प्रीजुडाइस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जैसे कल मैंने कहा था कि 10 बजे मेरी क्लास है, सब्जेक्ट टू दूसरे टीचर की क्लास के अकॉर्डिंग। मतलब अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर 10 बजे क्लास रखी है तो पहले उनकी सुनना, मेरी मत सुनना, क्योंकि मेरी तो डाउट क्लास है, उनकी तो रेगुलर क्लास है। तो अगर 10 बजे उनकी क्लास है तो पहले उनकी क्लास लेना, मेरी क्लास में बाद में रख लूंगा। सब्जेक्ट टू लगा के मैंने क्या करा, मैंने उनकी बात को तवज्जो ज्यादा दी, वो प्रिवेल करेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि क्या लगा दिया, अरे सॉरी, विदाउट प्रीजुडाइस लगाकर मैंने उनको हार्म पहुंचाने से रोक लिया। उनकी क्लास भी अफेक्ट हो सकती थी मेरी क्लास लेने से, तो मैंने उनको हार्म से रोक लिया। क्या लगाकर? विदाउट प्रीजुडाइस। अब आज आपको पढ़ाना है हेडेन्स रूल और मिसचीफ रूल। क्या नाम है इसका? हेडेन्स रूल, और इसको मिसचीफ रूल भी कहा जाता है। बराबर से सुनना, मेरी तरफ देखो। मिसचीफ का मतलब क्या हुआ? मिसचीफ, शरारत, यही हुआ। ठीक है, तो अगर मान लो एक्ट के कोई प्रोविजन में कोई शरारत है, कोई डिफेक्ट है, तो इस रूल से उस डिफेक्ट को सही किया जाएगा और इंजर्ड पार्टी को रेमेडी दी जाएगी। सुनना बराबर। अगर इसके बाद एक और आएगा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, वो भी इसका ही भाई है। तो सीएस वगैरह की बुक में तो दोनों एक ही होते हैं, बीकॉम की भी बुक में एक होते हैं, जहाँ पे बीकॉम में तो खैर ये अब कट गया है, आता नहीं है, लेकिन जब ये आता था तो ये दोनों एक होते हैं। आपकी बुक में इनको अलग कर रखा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक ही है। हेडन रूल क्यों कहा गया इसको? क्योंकि हेडन नाम के बंदे के साथ पहली बार ये अप्लाई हुआ था। हेडन नाम का बंदा था, एक्ट के कोई प्रोविजन उसे हार्म पहुंचा रहे थे, एक्ट के प्रोविजन में कोई मिसचीफ थी, तो कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाला कि उससे मिसचीफ दूर हुई और उस बंदे को बेनिफिट पहुंचा। तो इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, और क्योंकि हेडन के ऊपर ये पहली बार अप्लाई हुआ था तो इसको हेडन रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडन रूल। ठीक है, अब सुनो बराबर क्या कहता है ये रूल। ये रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी एक्ट के प्रोविजन को पढ़ रहे हो तो प्लेन रीड करने से उसके अंदर कोई मिसचीफ है, कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है, प्लेन रीड करने से, तो कोर्ट को या जो भी अथॉरिटी इंटरप्रिटेशन कर रही है कोर्ट के अलावा, उसको ये वाजिब हो जाता है कि वो उस मिसचीफ को दूर करे और इंजर्ड पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड करे। इंजर्ड पार्टी को क्या प्रोवाइड करे? ठीक है, इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये एग्जांपल आप लिखना। एक एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट है? मोटर व्हीकल एक्ट। ये कहता है कि आप
अगर शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो आपको इतना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ड्रंक एंड ड्राइव। ये है ड्रंक करके आपको ड्राइव नहीं करना। अब जैसे सपोज करो कि मेघा और महक है, ये ड्रंक करके साइकिल चला रहे हैं रात को 3-4 बजे, कितनी बजे? रात को 4 बजे, ठीक है। तो ये रात को 4 बजे फुल टल्ली होकर साइकिल पे कहीं जा रहे हैं और साइकिल ऐसे लहरा दी है, कभी भी गिर सकती है, ये भी लहरा रहे हैं। अब ये लहराते लहराते थोड़े कहीं गिर गए, ठीक है, नहीं इतना मत गिराओ, रोड पे। फिर पुलिस वाला आया, उसने उठाया, पुलिस वाले ने वो चेक किया तो पता चला ये इन्होंने ड्रंक कर रखा है और ये ड्रंक करके ड्राइव कर रहे थे। सुनना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया। अब सुबह तक जब इनकी उतरी, जो इन्होंने चढ़ा रखी थी, तो सुबह जब इनकी उतरी तो इनको ये समझ में आया कि इन्होंने हमें जेल में क्यों डाला है। तो पुलिस वाले को बुलाया, तो पुलिस वाले को बुला के बोला कि आपने हमें जेल में क्यों डाला? बोला आप ड्रंक करके गाड़ी चला रहे थे। बोला कौन सी गाड़ी? ये साइकिल। तो इन्होंने कहा मैं पागल आदमी, तुम्हारा एक्ट है, हम भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ पढ़े हैं, हम सीए फाइनलिस्ट है, ठीक है, तुम्हारा एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल मतलब गाड़ी, और उसको गाड़ी बोलते हैं जिसमें मोटर हो। साइकिल में कोई मोटर नहीं है, ठीक है, ये साइकिल है, बाईसाइकिल, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं पी के गाड़ी चला भी रही थी तो मैं साइकिल चला रही थी, ठीक है, और पीना तो अलाउड ही है इंडिया में। एल्कोहल इज़ नॉट प्रॉब्लम, एल्कोहल इज़ नॉट प्रॉब्लम, ड्रंक एंड ड्राइव इज़ प्रॉब्लम। अगर आप पी के कहीं रोड पे चल रहे हो तो कोई पुलिस वाला जेल में डाल देगा आपको, पी रखिए बस आपने, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप किसी को, सही कह रहा हूं मैं, पीना तो अलाउड है ना, ठीक है। अभी जैसे गल्फ कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप ड्रंक कर लेते हो तो वहाँ इस्लामिक लॉज के हिसाब से पीना अलाउड नहीं है। तो अगर आप कहीं अपने मतलब पी भी लिया आपने कहीं पे तो आपको ले जाएंगे वहाँ पे पुलिस वो। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया में, दूसरे देशों में ड्रंक इज़ नॉट प्रॉब्लम, ड्रंक एंड ड्राइव इज़ प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा हमने पी रखी थी लेकिन हमने गाड़ी थोड़ी चला रहे थे, हम तो साइकिल चला रहे थे। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक्ट के अंदर एक मिसचीफ है, इन्होंने मोटर व्हीकल में गाड़ियाँ ली है, बाईसाइकिल नहीं ली। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बाईसाइकिल भी लेना चाहिए। रीज़न, ये हार्म तो पहुँचा ही सकते थे। अगर मान लो ये साइकिल चला रहे हैं वो भी पी कर, तो मान लो जैसे गाड़ी तेज़ चल सकती है साइकिल भी तेज़ चल सकती है, पी के ये साइकिल भी भर देते कहीं, जहाँ भरते इनको भी नुकसान होता, सामने वाले को भी नुकसान होता। वो तो भरने से पहले गिर गए ये, नहीं तो ये कहीं ना कहीं तो भर देते, तो नुकसान तो होता बराबरी का। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मोटर व्हीकल लिखा हुआ है आप साइकिल को कवर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक्ट के पर्पस को अचीव करने के लिए, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए, डिफेक्ट को दूर करने के लिए बाईसाइकिल को भी मोटरसाइकिल मानो आप, और इन दोनों के ऊपर सजा करो, जो भी कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए इनको करो, जेल, बेल, जो भी। समझ गए? भले मिसचीफ है ना ये, मिसचीफ है ना ये, क्या मिसचीफ है कि मोटरसाइकिल के अंदर साइकिल नहीं आती क्योंकि उसमें मोटर नहीं है, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो गलत तो है ना। ड्रंक एंड ड्राइव में तो आएगा, साइकिल भले आप चला रहे हो, साइकिल चलाने से नुकसान नहीं हो सकता क्या? गाड़ी से हो सकता है, साइकिल से भी हो सकता है, साइकिल भी कहीं पे भर देगी, इनको भी नुकसान होगा, सामने वाले को भी होगा, तो इनके ऊपर भी ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगना चाहिए। समझ गए? बोलो। डाउट हो तो पूछ बेटा, एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा तो और दे दूंगा, सही है, यही करता हूँ मैं ना। देखो चिन्नू, देखो, वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैच्यू कैपेबल ऑफ मोर देन, ये तो बार बार ही लिखता है, ये हर चीज में ये लिखता है कि कैपेबल ऑफ मोर देन 1 मीनिंग। मैं तुम्हें पहले ही दिन बोल दिया कि जहां लिटरल लगेगा वहां तो लिटरल ही लगेगा। जब किसी चीज का एक ही मीनिंग निकलेगा तो उसका इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं है, प्लेन वर्ड्स। तो ये बात हर बार लिखना, व्हेन
वर्ड्स के एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो, एक से ज़्यादा मीनिंग हो, एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो। रट लो। तो कभी भी एक से ज़्यादा मीनिंग के मतलब वर्ड के मीनिंग निकल रहे हो तो ये सब लगेंगे। अब क्या ये क्या कहता है, ये हेडन के केस में हुआ था 1584 में, पता नहीं कब, ठीक है, मुगलों का राज है तो अंग्रेजों की भी पहले की बात है। तो देखो जब भी हेडन्स रूल लगता है ना तो चार चीज़ें लिखी जाती है, ये चारों लिख लो, ये चारों के चारों आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसमें आपकी खुद की लैंग्वेज नहीं चलेगी। What was the law before the act? What was the defect or mischief? How parliament seek to resolve the mischief? And what are the reasons for remedy? जब भी हम हेडन्स रूल लगाएंगे तो हम ये चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपने जो एक्ट किया उससे पहले लॉ क्या था, आपके एक्ट करने की वजह से क्या मिसचीफ हुई, क्या डिफेक्ट हुआ, उस डिफेक्ट को पार्लियामेंट ने कैसे रिजॉल्व किया, या जो भी इंटरप्रिटेटर है उसने कैसे रिजॉल्व किया, एंड व्हाट आर द ट्रू रीजंस, रेमेडी देने के पीछे ट्रू रीजन क्या था। जैसे एग्जांपल यही वाला कंटिन्यू करेंगे, इन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव में साइकिल किसी बुजुर्ग आदमी को भर दी, बुजुर्ग आदमी नीचे गिर गया, ठीक है, और इनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव का केस लग गया। अब व्हाट वाज द लॉ बिफोर एक्ट, एक्ट के पहले लॉ क्या था, एक्ट के पहले लॉ था सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट, साइकिल का कोई एक्ट नहीं था। What was the defect? अब उसमें डिफेक्ट क्या था कि उसमें साइकिल का कोई लॉ नहीं था, मोटर व्हीकल ही था सिर्फ, और मोटर व्हीकल में साइकिल आती नहीं है। अब पार्लियामेंट ने उसे कैसे रिजॉल्व किया, क्या डेफिशिएंसी को दूर किया, हमने उस बुजुर्ग को रेमेडी प्रोवाइड करी, ठीक है, पैसे दिए और इनके ऊपर खामियाजा लगाया, जुर्माना लगाया, इन्होंने बुजुर्ग का भी इलाज कराया, पेनल्टी भी भरी और 1 हफ्ते 2 हफ्ते की जेल भी हुई। व्हाट वर द रीजंस, क्यों करा हमने ऐसा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ड्रंक एंड ड्राइव को और बढ़ावा मिलता। फिर सब लोग ये समझते हैं कि साइकिल चलाकर तो शराब पी जा सकती है, इस लूपहोल का फायदा उठाते लोग कि सिर्फ शराब का प्रोविजन ऐसा है कि बाइक पे और कार में नहीं पीनी है, साइकिल में तो पी जा सकती है। ये दोनों लिविंग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं इंडिया में। अगर हम इनको बाइज्जत छोड़ देते थे तो हमने इनको सिर्फ इसलिए सजा दी, रीजंस क्या थे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये मिसचीफ था और हमने इस मिसचीफ को दूर किया। हेडन्स रूल, चार बातें याद हुई आपको। व्हाट वाज द लॉ बिफोर एक्ट, एक्ट के पहले क्या लॉ था, व्हाट वाज द डिफेक्ट, मिसचीफ क्या था, पार्लियामेंट ने इस मिसचीफ को कैसे दूर किया, और व्हाट आर द रीजंस, हमने रेमेडी क्यों प्रोवाइड करी। एक बार वापस बोलो, चार चीजें। व्हाट वाज द लॉ, ये एक्ट करने से पहले क्या लॉ था, व्हाट वाज द डिफेक्ट, उस एक्ट में क्या डिफेक्ट था, पार्लियामेंट ने उसे कैसे रिजॉल्व किया, हाउ पार्लियामेंट रिजॉल्व द डिफेक्ट, एंड व्हाट आर द रीजंस, हमने जो रेमेडी प्रोवाइड करी उसके रीजंस क्या थे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेना, बाइसिकल, M&M, D&D, ड्रंक एंड ड्राइव, मेगा एंड महक। धीरे चलाना। देखो अब सुनो, मैंने कहा था ना कि वो लाइन वहां टिक मत करना, वो लाइन यहां टिक करना। द कोर्ट विल मेक कंस्ट्रक्शन एज इट विल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। ये लाइन जरूर लिखोगे तुम, सबसे फेवरेट लाइनें हैं। सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। सप्रेस द, हमेशा इंटरप्रिटेशन ऐसा करो कि मिसचीफ दूर हो जाए और सामने वाले को क्या मिल जाए, इंजर्ड पार्टी को क्या मिल जाए, रेमेडी मिल जाए। ठीक है, इंजर्ड पार्टी को क्या मिल जाए, रेमेडी मिल जाए। सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। सप्रेस द मिसचीफ को हटाओ, रेमेडी पाओ। हेडन्स रूल या मिसचीफ रूल। अब 5 हो गए, 5 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हुए। चारों के बारे में एक एक मेन बात बताओ। लिटरल कंस्ट्रक्शन, पहले लिटरल मीनिंग से करो, प्लेन वर्ड रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। ग्रामेटिकल मीनिंग से चलो, टेक्निकल है तो टेक्निकल में चलो, मेरी तरफ देखते जाओ, सब कुछ सीधा बुक पे ही चलो। रीजनेबल, एक वर्ड के 2 मीनिंग है, बार बार लिखना है ये, एक वर्ड के 2 मीनिंग है, तो ऐसा मीनिंग अडॉप्ट करो जिससे उसका सेंसिबल मतलब निकल रहा है, जिससे एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है, एक्ट का पर्पस पूरा हो रहा है। फिर हार्मोनाइज, अगर 2 में कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया नया, 2 में कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए और हार्मनी आ जाए। ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए और हार्मनी आ जाए। अब चौथा, मिसचीफ रूल। अगर कोई मिसचीफ है
तो सप्रेस द मिस्चीफ, एडवांस द रेमेडी, सप्रेस द मिस्चीफ, एडवांस द रेमेडी। और इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखो। व्हाट वाज द एक्ट बिफोर, व्हाट वाज द लॉ बिफोर एक्ट? आपके कांड करने से पहले लॉ क्या था? आपके कांड करने की वजह से पार्लियामेंट में क्या लॉ बना, क्या मिस्चीफ थी? हमने वो मिस्चीफ को कैसे दूर किया? व्हाट वर द रीजंस? हमने जो रेमेडी प्रोवाइड करी उसके पीछे रीजंस। तो याद रखना, जब भी हम मिस्चीफ रूल लगाएंगे तो हम मिस्चीफ रूल के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। कितनी एक्सप्लेनेशन? 4 एक्सप्लेनेशन। कितनी एक्सप्लेनेशन? कितनी? ठीक है बच्चों? यस सर। अब मिस्चीफ रूल का एक और एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा क्लास सूट, गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 37। कैसे? अगर वहाँ पे अगर ऐसा लिखा जाता कि जिसको जो केस करेगा उसी को रेमेडी मिलेगी, तो बहुत सारे शेयर मार्केट में ऐसे लोग भी पैसा लगाते हैं जो कम पैसा लगाते हैं। अब जिसने 1000-5000 रुपये लगाए शेयर मार्केट में, उनको नुकसान हो गया और उनको लगा 5000 रुपये के लिए क्या केस करे, तो उन्होंने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को यूज़ नहीं किया, केस नहीं किया, तो उनका 5000 तो डूब जाता। तो हमने हेडन्स रूल अप्लाई किया वहाँ पे। खैर अब तो हमने सेक्शन ही डाल दिया। कैसे सेक्शन डाला कि सारे के सारे जो इंजर्ड पार्टी है सबको केस नहीं करना, सबके बिहाफ पे एक ही जगह केस कर देगा, और एक का भी केस जीत गया तो सबको रेमेडी मिल जाएगी, मिसचीफ दूर हो गया। क्या हो गया? मिसचीफ दूर हो गया। नहीं तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चलते तो एक पर्सन को कोर्ट में केस करना पड़ेगा अपने केस के लिए, दूसरे को अपने के लिए, तीसरे को अपनी लड़ाई कुल लड़नी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये कहता है जस्ट इन पर्सोना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जस्ट इन रैम क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? जस्ट इन पर्सोना। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता तो शेयर मार्केट में मेरा लॉस हुआ है तो कंपनी मुझे पैसे देगी। माधव ने केस ही नहीं किया तो माधव को बैठे बैठे पैसे क्यों मिलेंगे? लेकिन अगर मैंने सबके लिए केस कर दिया और मैं जीत गया, प्रोस्पेक्टस में गलती पाई गई और मैं जीत गया, तो जैसे मुझे पैसे मिलेंगे ऐसे माधव, प्रतीक और जितने भी इनोसेंट लोग हैं सबको पैसे मिलेंगे। ये हमने मिसचीफ दूर कर दिया। क्या डालकर? क्लास एक्शन डालकर। तो इसका एक एग्जांपल क्लास एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गलतियों को हम दूर करते हैं। एक एग्जांपल इसने कंपटीशन एक्ट का दे रखा है, पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, एग्जांपल ये है, एग्जांपल तो तुम कुछ भी याद रखो। एग्जांपल लिखने का नहीं है, 3-3 नंबर के रूल आते हैं, लिखना रूल ही है। एग्जांपल ये भी याद करवाने के लिए देता है, मैं भी याद कराने के लिए बताता हूँ कि हर एक का एग्जांपल हमें याद रहे। ठीक है, देखो ये भी इसकी तरह पढ़ लेता हूँ, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये भी यही है कि अगर मान लो एक्ट के किसी प्रोविजन से किसी इंजर्ड पार्टी को हार्म पहुंच रहा है कोई मिसचीफ की वजह से, तो आप उस इंजर्ड पार्टी को फायदा पहुंचाओ उस मिसचीफ को दूर करके। इसीलिए इसका नाम ही क्या है? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। क्या दो? बेनिफिट दो। क्या दो? तो टिक कर लो। देखो, दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट अ रूल बट अ मेथड। ये एक मेथड है। मतलब बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू अ स्टैच्यू। ये रूल कब लगेगा? इन केसेस विच ब्रिंग इनटू द इफेक्ट प्रोविजन ऑफ इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल who are underprivileged, who have not been treated fairly, and in such cases it is permissible to give an extended meaning to words used in enactment. कई बार किसी enactment के word को खींचकर extended meaning देकर किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो उसे फ़ायदा पहुंचा दो, अंडर प्रिविलेज लोगों को। मतलब मीनिंग के बियॉन्ड भी जाना पड़े, उसके 2-3 मतलब भी निकालने पड़े तो निकाल लो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए हमें आईपीसीसी में पढ़ाया जाता था, ग्रेचुटी, बोनस सब उसी एक्ट से निकलते थे। तुम्हें हटा दिया, बहुत बढ़िया एक्ट था। उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था एवरी वर्कमैन, हर वर्कमैन को इतना इतना बोनस, इतनी इतनी ग्रेचुटी दी जाएगी, ये है वो है। कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें फैक्ट्री बंद हुई तो भी इनको इतनी इतनी मिनिमम वेजेस दी जाएगी, ऐसे शुरू हो रहा था। अब वहाँ एवरी का मतलब था वो वर्कमैन जो फैक्ट्री से जुड़े हुए। लेकिन एक बार एक केस हुआ था जिसमें कोई कंपनी की फैक्ट्री बंद थी, तो उस फैक्ट्री में 50 एक लेबर थे और 5 एक 4th क्लास एम्प्लॉय थे।
जो चाय वाई पानी वानी पिलाना और साफ़ सफाई का काम करते थे। तो कंपनी ने 50 लोगों को तो फैक्ट्री बंद होने का खामियाजा दिया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से, उन 5 लोगों को नहीं दिया। ये बोला कि तुम 5 लोग तो काम थोड़ी करते हो सालों, तुम तो चाय वाई पिलाते हो, फैक्ट्री बंद थी तुमने चाय पानी कुछ पिलाया नहीं, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उनको बेचारों को महरूम रखा। अब उन 5 के लिए किसी ने पिटीशन लगाई, तो उस समय पहली बार बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन काम में आया था। तो कोर्ट ने क्या कहा, एवरी वर्ड को स्ट्रेच कर दिया कि एवरी का मतलब हर वो बंदा जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम इन 5 लोगों को छोड़ रहे हो, ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं बेचारे, इन 5 लोगों को छोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा, 50 को तो दे रहे हो, 5 को भी दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं, भले ये फैक्ट्री में काम नहीं करते लेकिन ऑड वर्क ही करते हैं ना, वर्कमैन की डेफिनेशन में तो आ रहे हैं। तो हमने एक्सटेंडेड मीनिंग दिया वर्ड को, क्या दिया, एक्सटेंडेड मीनिंग, ताकि अंडर प्रिविलेज लोगों का भला हो सके। किसका भला हो सके, एग्जाम्पल याद रखना। तो हमने एवरी के अंदर किसको ले लिया, वो 4th क्लास को भी ले लिया, जबकि वो वर्कमैन नहीं थे, फैक्ट्री में काम नहीं करते थे। लेकिन क्या मैं यहाँ एवरी के अंदर डायरेक्टर को ले लेता, क्या वो अंडर प्रिविलेज है, सीईओ को ले लेता, सीईओ को, फैक्ट्री बन रही तो सीईओ को भी तो 1 करोड़ रुपए नहीं मिले बेचारे को, 1 करोड़ रुपए मिलने थे, चलो 50 लाख तो दो, इसे 50 लाख दो, अंडर प्रिविलेज है वो। अंडर प्रिविलेज लोगों को बचाने के लिए ये रूल लगेगा, याद रखोगे बच्चों, सब में कुछ ना कुछ नया बताया है, सब में वो नयापन हमें याद रखना है, वो नया, न्यू। अंडर प्रिविलेज लोगों को फायदा देने के लिए रूल है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां पे लिख लो तुम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एवरी वर्कमैन के अंदर हमने किसको भी ले लिया, 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसको, और क्यों ले लिया 4th क्लास एम्प्लॉय को, क्योंकि वो क्या थे, अंडर प्रिविलेज्ड, क्या थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टिक करो, ये लो, improve the condition of certain class who are underprivileged, who has not been treated fairly, जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ। कैसे करूं मैं इसको, एक्सटेंडेड मीनिंग देकर। मैंने एग्जांपल इतना शानदार दिया है तुम्हें, उस एग्जांपल में इसका एक वर्ड कवर हो रहा है। कौन थे मेरे अंडर प्रिविलेज लोग, वो 4 चाय पिलाने वाले, उनको कैसे प्रिविलेज दिया मैंने, वर्ड को एक्सटेंडेड मीनिंग देकर। एक्सटेंडेड मीनिंग कैसे दिया, मैंने उनको भी वर्कमैन में ले लिया। कैसे लिया वर्कमैन में, एवरी पकड़कर, एवरी था ना एवरी, तो मैंने एवरी के अंदर उन वर्कमैन को, उनको भी डाल दिया, ताकि उनको भी क्या मिल जाए, प्रिविलेज मिल जाए। तो अंडर प्रिविलेज लोगों को मैं प्रिविलेज दे देता हूँ, किस रूल के तहत, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हाँ क्लियर है बच्चों, ये हमारे 5 हो गए। अब कल मैं सीधा नया शुरू करूंगा, आज एक बार और लास्ट 5 वापस बता देता हूँ, कल सीधा नया शुरू करूंगा, खत्म कर देंगे कल इसको। मेरी तरफ देखो, लिटरल कंस्ट्रक्शन, प्लेन वर्ड रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन, जब तक ऑर्डिनरी मीनिंग से मतलब निकल रहा है ऑर्डिनरी मीनिंग से निकालो, ग्रामेटिकल से निकल रहा है ग्रामेटिकल से निकालो, टेक्निकल को टेक्निकल से निकालो, एक वाइडर है एक नैरो है तो नैरो मत पकड़ो, वाइडर पकड़ लो, इसको हटाओ। जहाँ लिटरल नहीं लगेगा वहाँ सारे लगेंगे। अब रीजनेबल, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, 2 मतलब निकल रहे हैं, तो हमेशा वो मतलब अडॉप्ट करो जिससे उसका ऑर्डिनरी मीनिंग पूरा हो, सेंसिबल मीनिंग निकले, पॉपुलर सेंस में क्या निकले, सेंसिबल मीनिंग, जिससे एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव होता हो। लेकिन ये कब करो, जब एक से 2 मीनिंग निकल रहे हो, एक मीनिंग में ऐसे मत लो। तीसरा, रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन, अगर 2 प्रोविजन के आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो, हार्मनी को अचीव करो, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो, हार्मनी को। इसको अचीव करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर, सब्जेक्ट टू लगाकर, या विदाउट प्रीजुडाइज लगाकर। अभी इसने कहा था योगेश ने, तो उस बात पे मैं आ रहा हूँ कि नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर भी हार्मनी आती है। जैसे आज सपोज करो मैंने लिख दिया कि ये इनकम टैक्स में ये वाली डिडक्शन तो किसी को नहीं मिलेगी, है ना, तो किसी को नहीं मिलेगी। फिर मैं उसके बाद एक सेक्शन ले आया कि ये वाली डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलेगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर एक्ट। ले आया ना हार्मनी, वो वाले सेक्शन की सुनता तो ये डिडक्शन किसी को नहीं मिलेगा, और नॉट विद स्टैंडिंग लगा दिया
तो अब ये डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलेगा, भले किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो। दे दी ना हार्मनी, यहाँ और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती, यहाँ पे तो बोल रही हो किसी को नहीं मिलेगा, यहाँ बोल रही हो सीनियर सिटीजन को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गई। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिटाया? नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर। तो नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर, सब्जेक्ट टू लगाकर, विदाउट प्रीजुडाइज लगाकर क्या लाई जाती है? हार्मनी। चौथा हेडन्स रूल, इसको क्या बोला जाता है? मिसचीफ रूल। हेडन्स रूल में 4 बातों का ध्यान रखो। व्हाट वाज द लॉ बिफोर एक्ट के पहले क्या लॉ था? सेकंड, ठीक है, क्या मिसचीफ था, क्या डिफेक्ट था, हमने किस तरीके से मिसचीफ को दूर किया, एंड व्हाट वर द रीजंस, इसके पीछे रीजंस क्या थे, ये हेडन्स रूल। और 5वां बेनिफिट। और हेडन में हमेशा वो बात लिखोगे, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। मिसचीफ को दूर करो, रेमेडी को प्रोवाइड करो। और लास्ट हेडन्स रूल। हेडन्स रूल में मैंने आपको बता रहे, सॉरी, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक ही है दोनों। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? अगर कोई अंडर प्रिविलेज लोग है, उनको किसी लॉ के प्रोविजन की वजह से नुकसान हो रहा है, तो उन अंडर प्रिविलेज लोग को क्या करो? प्रिविलेज दो। कैसे? वर्ड को एक्सटेंडेड मीनिंग देकर। कैसे? इसका एग्जाम्पल वर्कमैन वाला, हेडन का एग्जाम्पल बाईसाइकिल वाला, मोटर व्हीकल एक्ट वाला। फिर उसके ऊपर हार्मोनाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल, नॉट विद स्टैंडिंग, सब उसके एग्जाम्पल है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लड्डू वाला नहीं, लड्डू वाला नहीं, लिखने वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, गारमेंट वाला, ठीक है, कि गारमेंट के कुछ सेंसिबल वर्ड में मीनिंग निकालो, और लिटरल के तो फिर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। समझ में आया? क्लियर है? बंद कर दे। हाँ।